स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं व्यंजन की। तो व्यंजन में आपके पहले सबसे पहला व्यंजन आपके पास स्पर्श व्यंजन। तो आइए समझते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। अगर मैं बात करूं स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है आपके पास, वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जीभ जो है आपकी मुंह के किसी ना किसी भाग को अगर स्पर्श करती है तो वे आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, वर्गीय व्यंजन। इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं आपके पास, 25, कुल 25 होते हैं, है ना। और वर्गीय या स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन बता चुका हूं कि क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे वे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की बात करें, का, चा, ता, तो इसको लिख देते हैं का, खा, गा, घा, गा, छा, जा, झा, या, टा, था, डा, धा, अणा, ता, था, ता, धा, ना। और यहाँ पे पा, फा, भा और मा, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते। इतने हमारे पास कितने काउंट कर दीजिए, 25। ये आपके पास कुल कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, कुल 25 हो जाएंगे, है ना। 5 पंजे 25। ये वाला जो ये क्या कहलाता है आपके पास, ये सबसे पहले वाला जो है कौन सा वर्ग कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास का वर्ग। कौन सा वर्ग, का वर्ग। ये आपके पास क्या कहलाता है, चा वर्ग। और ये आपके पास क्या कहलाता है, टा वर्ग। और ये क्या कहलाता है, ता वर्ग। और इसके नीचे आपके पास क्या कहलाया जाता है, पा वर्ग। क्लियर होगी चीजें। ये जो आपके पास व्यंजन है इसको क्या बोला जाता है, प्रथम वर्ण। ऐसी इसको क्या बोला जाएगा, द्वितीय वर्ण। ऐसी इसको क्या बोला जाएगा, तृतीय वर्ण। और ऐसी इसको चतुर्थ वर्ण। अच्छा इसको बताइए, इसको क्या कहा जाएगा, देखो पंचमाक्षर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। क्या है वो, बिल्कुल, एक तो आएगा पंचमाक्षर, अगला नासिक्य भी कहते हैं, और एक और नाम अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक भी। क्लियर है चीजें। अब एक दिन आपको बताया था, जैसे आप लिखते हो ना, जैसे आपने ये शब्द लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, गंगा। ये शुद्ध है या नहीं है, ये शब्द मैं कहूं इन दोनों में से शुद्ध कौन सा, एक गंगा हो गया और एक ही लिखा आपके पास गंगा। चलिए बताइए दोनों में से शुद्ध क्या आपके पास, हलंत वाला शुद्ध है, कहने वाला ये शुद्ध नहीं है। ध्यान रखना दोनों शुद्ध माने जाते हैं, सिर्फ फर्क क्या आपके पास, ये जो गा है ये कौन सा वर्ण है, पंचमाक्षर, है ना। तो पंचमाक्षर किसमें परिवर्तित हो जाता है, अनुनासिक में। भाई आपके पास सपोज जैसे ये लिखा गंगा, ऐसे लिखा आपके पास गंगा, तो गंगा को जब आप तोड़ोगे तो ये अनुस्वार की जो मात्रा है ना, तो गंगा यानी गा कौन से वर्ग का है, गा, का वर्ग का है। इसके बाद वाला व्यंजन, तो गा वाला कौन सा व्यंजन है, का वर्ग का है। तो का वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, का वर्ग का गा। तो यानी इसको क्या लिख देंगे, गंगा। और इसी को परिवर्तित करके मैंने बना दिया इधर पे वो आपके पास क्या है, अनुस्वार। क्लियर की चीजें, यानी जो पांचवा वर्ण या नासिक्य भी कहते हैं जिसे, वो अनुस्वार में भी परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है चीजें। जैसे एक शब्द आपके पास क्या लिखा है, चंचल। अच्छा अब इसको बताइए, इसको कैसे लिखा जाएगा, अब कौन से वर्ग का पांचवा ढूंढोगे, चा वर्ग का। तो चा वर्ग का पांचवा क्या है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं आपके पास चा। सही है नहीं है, सही है नहीं है, ये बात आई समझ में। क्लियर है चीजें। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया हमारे पास
जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करे वो क्या कहलाता है? क्लियर हुई चीजें? ठीक, चल बढ़े आगे। लिख देना एक लाइन की इनकी संख्या कितनी होती है आपके पास? 25। इनकी संख्या 25 होती है। क्लियर? डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? डेफिनेशन बताइए। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है उसे क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन, या दूसरा नाम वर्ग। अच्छा, स्पर्श व्यंजन तो इसलिए कहते हैं कि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जीभ मुंह के किसी ना किसी भाग को क्या कर रही है? स्पर्श। जैसे अब आप बोलो का, तो का जब कह रहे हो तो जीभ काटा चोरी आपके पास, जब आप बोलो का लग रही है। ऐसी जब आप, अब देखो स्पर्श तो समझ में आ गया क्या होता है? जीभ टच कर रही मुंह के किसी ना किसी भाग को। बस इतना याद रखना है कि जो आपकी जीभ है ना, मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करे बस। जैसे आप बोलो यहाँ पे दा, बोलो दा, तो जा दीप कैसे हो रही? ऐसे हो रही जीभ। ऐसे अब देखो स्पर्श व्यंजन की समझ में आ गया। अब समझाओ वर्गीय व्यंजन क्यों बोला गया? वर्गीय व्यंजन क्यों बोला गया बताइए। देखो ये वर्ग में बटे है ना आपके पास, ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और क्लियर है चीजें। अगर मैं इसकी बात करूं का वर्ग की, तो इनका उच्चारण कहां से किया जाता है? इनका उच्चारण स्थल है ना, इस साइड लिख दूं मैं। इनका उच्चारण स्थल क्या होता है? कंठ्या। यानी जब आप इनका उच्चारण करते हो तो ध्वनि जो आती है आपकी कहां से आती है? बोले एक बार का, लग रहा है कि यहां से आ रही है। बोलो खा, बोलो गा, तो लग रहा है कि का से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया? कंठ्य वर्ग। इस वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तालु। इसको नाम दिया गया तालव्य वर्ग। कौन सा? सॉरी, तालव्य। तो इसका उच्चारण जब होगा तो कहां से होगा? तालु से। तो कीजिए इनका उच्चारण, जैसे कहिए चा, जीभ की मूवमेंट चेक कीजिए, जीभ कहां टच हो रही है आपकी? बोले चा, कहां लग रही जीभ? बोले छा, लग रही जीभ यूं करके, ये देखना ऐसे होगी जीभ आपकी, ऐसे। बोले चा, छा, जा, जा पे जीभ यूं होगी, जा, झा। ठीक, अगला आपके पास टा वर्ग। इसका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा या मूर्धन्य। क्या नाम है? मूर्धन्य। अच्छा, मूर्धन्य क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में जो आपकी जीभ होगी ना, जब इनका उच्चारण करोगे तो जीभ जो है मुड़ जाएगी। जैसे आप बोलो टा, तो जीभ ऐसे लग रही है कि अंदर की तरफ यूं, टा लग रही है इस तरीके से, यानी टा। जैसे आप बोलो ठा, जीभ अंदर जाके थोड़ा ऊपर मुड़ रही है। बोलो डा, तो एक्चुअल में फीलिंग ये आ रही है कि जीभ आपकी यूं मुड़ रही। बोलो ढा, अणा। क्लियर है चीजें? अगला बचा कौन सा वर्ग? तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य वर्ग। इसको क्या नाम दिया जाता है? दंत्य वर्ग। यानी उच्चारण होगा तो कैसे होगा? कहिए इसका, कीजिए उसका उच्चारण कीजिए। बोले ता, तो क्या जीभ का, क्या दांत का प्रयोग हो रहा है आपका? जब आप ता बोल रहे हो, बोल के देखिए एक बार, तो ऐसा लग रहा है कि जीभ के ऊपर कौन है? दांत। जब आप ता बोल रहे हो, जब आप कह रहे हो था, तो लग रहा है कि आगे वाले दांतों पे जीभ मिल रही है, आगे के जो दांतों में जीभ मिल रही है। जब आप कहते हो दा, ऐसे लग रहा है कि जीभ ना आगे के दांतों पे मिल रही, लग रहा है। लास्ट बचा आपके पास, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ्य। क्या नाम है? ओष्ठ्य। तो कहने का मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ्य। ओष्ठ्य मतलब ओंठों का जिनमें क्या होगा? प्रयोग होगा। कीजिए उच्चारण। जैसे आप कहते हो पा, तो जब पा कह रहे हो ना तो दोनों ओंठ मिल रहे हैं आपके। जब आप कह रहे हो फा, तो फा में भी आपके ओंठ मिलेंगे। बा जब कह रहे हो तो बा में भी ओंठ मिलेंगे। क्लियर है चीजें? तो आज हमने क्या पढ़ लिया? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, उनके उच्चारण स्थान देख लिए, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा देख ली। क्लियर है चीजें? हाँ ना? ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर इसको लेना। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, चलो बढ़े आगे। डन, चलिए मिटा दो इसको। आगे आपके पास है स्पर्श व्यंजन के बाद क्या बचा, बताइए कौन सा? अंतस्थ। क्या होता है अंतस्थ व्यंजन? डेफिनेशन क्या है इसकी? अंतस्थ व्यंजन बताइए क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन? हाँ, अंतस्थ व्यंजन बताइए डेफिनेशन क्या होगी अंतस्थ व्यंजन की? जिन जिन वर्णों के उच्चारण में वर्ग के मध्य भाग का और कोई? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच माना गया उन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने आपके पास? चार है। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ठीक है। या का जो उच्चारण स्थान है वो कहां से होता है आपके पास? तालु से। कहां से? तालु से। और इसको क्या कहेंगे? तालव। क्लियर है? ऐसे आपके पास बचा रा। रा को क्या कहते हैं? रा का उच्चारण स्थान मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा या मूर्धन्य। और आगे रा का दंतमूल। रा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? लुंठित। कौन सा कहते हैं? देख लो, चेक कीजिए, मैंने लिखवाया होगा आपका। क्या कहते हैं? लुंठित। और इसके अलावा कुछ कहते हैं इसको? रा को कहते हैं आपके पास वर्तस्य भी कहते हैं। क्या करते हैं? वर्तस्य। ये लिखा वर्तस्य नहीं, आदत आएगी। ठीक, ये रा की मात्रा यहाँ लिखी वर्तस्य। लुंठित व्यंजन का मतलब क्या होता है? बोलिए, जब आप रा का उच्चारण करोगे ना तो जीव जो है आपकी लुढ़केगी अंदर की ओर। तो बोलो रा, तो जीव अंदर की ओर लुढ़क रही है, रा ऐसे लग रही हो। ठीक, ऐसे अगर मैं बात करूं ला की, तो ला का उच्चारण स्थान क्या है बताइए? क्या है? दंते होगी ना, होगी नहीं होगी, है ना? चलिए, अच्छा, और अगर इसकी बात करूं मैं, तब यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? वर्तस्य और पार्श्विक। क्या आ जाएगा? वर्तस्य और पार्श्विक। क्या होता है पार्श्विक? पार्श्विक क्या होता है? जब आप ला का उच्चारण करोगे ना तो हवा आपके पास अंदर की ओर जाएगी या दांतों के बीच जाएगी? बोले ला, तो लग रही कि जीभ अंदर की ओर, हवा जो अंदर की ओर खींच लो, हो रहा है। बोलो ला, जब आप ला कहते हो तो सांस अंदर की ओर ले रहे हो, खींच लो सांस अंदर की ओर, हाँ ना? ठीक, लास्ट बचा आपके पास वाह। इसका दंतोष्ठ कहा जाता है, या फिर इसको कहेंगे ऊपर के दांत, ऊपर के दांत प्लस निचला होंठ। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास? वा का, इसको कहते हैं क्या? दंतोष्ठ। क्या कहते हैं? क्लियर है चीज? बोले वाह, वाह बोलिए एक बार जरा, वाह बोलिए। और वाह की ध्वनि, वाह का जब बोल रहे हो ना तो अपने क्या, जब आप वाह बोल रहे हो तो उसका उच्चारण स्थान है ना, उसको फोकस कीजिए जरा, क्या हो रहा है वाह जब बोल रहे हो, थोड़ा फील कीजिए उसे, हो क्या रहा है। हाँ, वाह, ऊपर के दांत और निचला होंठ। ऐसा नहीं कि पूरा बिल फाड़ दोगे उसे, मतलब हल्का ऐसे फीलिंग आ रही है कि ऊपर के दांत ना आपके पास निचले होंठ के ऊपर आ रहे, वाह। या फिर अगर ऐसे फीलिंग नहीं आ रही तो वाह को जब बोलते हो ना, वाह, है ना, तो एक तो वाह, तो हल्का से पीछे वाला जो होंठ का पोर्शन है वो दबता है, वाह। ये क्लियर चीज है। तो आज हमने पढ़ लिया आपके पास अंतस्थ व्यंजन क्या क्या है, चार आपके पास। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। ठीक है, ये आपके पास वर्ण हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास उच्चारण स्थल या उच्चारण स्थान। क्लियर है चीजें? हाँ ना? ठीक है, बढ़े आगे, बोलो भाई। अच्छा, अभी एक डेफिनेशन लिखवाई थी ना इसकी, कि
क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन? एक डिफिनेशन बताइए आपको कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच माना जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा, इनको एक और नाम भी दिया जाता है, आपने बताया नहीं मुझे। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम है उसका? बिल्कुल, इनको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको कहा जाता है अर्धस्वर। किस नाम से? अर्धस्वर नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आधा स्वरों की भांति भी व्यवहार करते हैं। अब आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन है। सपोज एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है? क्या है? अच्छा, एक बार बताइए, अगर एग्जामिनर ने कभी डायरेक्ट पूछ लिया कि अंतस्थ, तो समझ जाओगे ना कि यारा लावा है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर अंतस्थ की जगह क्या पूछता है? अर्धस्वर। पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है। ऑप्शन आपके पास सपोज दे रहा है द्विगुण व्यंजन, दूसरा देता है आपके पास स्पर्श व्यंजन, तीसरा दे दिया है कौन सा? क्या बच गया आपके पास? अंतस्थ तो आ ही जाएगा इसमें, है ना। तीसरा आपके पास आ जाएगा ऊष्म। क्या आ जाएगा? ऊष्म व्यंजन। और लास्ट आपके पास डाल देते हैं क्या? कौन सा अर्धस्वर है ना। चलिए, एक डाल दिया अंतस्थ। क्या डाल दिया? ठीक, एक ऑप्शन ये बना दिया। दूसरा ऑप्शन इसी क्वेश्चन का मैं बना दे रहा हूं। एक है आपके पास या और रा, ठीक। और दूसरा ऑप्शन आपके पास या और वा। तीसरा ऑप्शन आपके पास वा और रा। और चौथा ऑप्शन आपके पास ला और वा। बताइए, या और वा, है ना। एक्चुअल में अंतस्थ सिर्फ माना जाता है किसको? या और वा को। ये दोनों में से अर्धस्वर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अर्धस्वर। इनको कहा जाता है अर्धस्वर। क्या माना जाता है इनको? अर्धस्वर। इन दोनों को, या और वा को। अगर आपके पास एग्जाम में कभी क्वेश्चन इस तरीके से क्या आता है कि निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है, निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है, कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सपोज ये लिखा है और इस तरीके से ऑप्शन है, पहला है कि द्विगुण व्यंजन, दूसरा क्या है? स्पर्श, तीसरा क्या है? ऊष्म, और चौथा क्या है? अंतस्थ। तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? अंतस्थ होगा। लेकिन अगर सपोज अंतस्थ ऐसा नहीं है और ऑप्शन ये दिया है, ऑप्शन ए या और रा, ऑप्शन बी या और वा, ऑप्शन सी वा और रा, और ऑप्शन डी ला और वा, तब इस केस में आंसर क्या करोगे? या और वा। क्लियर है चीजें? समझ के दोनों चीजें। अगर सभी दिए हुए 11 लावा, तब तो सभी को मार करोगे। लेकिन अगर सिर्फ दो पूछ, इन दोनों में से ऐसा कुछ ऑप्शन है, तब इनमें से क्या मार करोगे? क्लियर है चीजें? अब मुझे ये बताइए, या और वा को ही क्यों माना गया है? जैसे आप लिखो ना, या है, जैसे आप एक शब्द लिखते हो कोई, क्या लिखते हो? कोई। और एक आप लिखते हो कोई, और एक आप लिखते हो कौवा, क्या लिखते हो? सपोज आपने लिखा कौवा, और एक आप लिखते हो कौवा। क्लियर है चीजें? यहां देखिए, ये कौन सा है? या है, और ये क्या है? तो हम ये तो पढ़ रहे हैं कि या और वा, हम इसी पे मार्क लगाए। अब जब आप इनका उच्चारण करते हो ना, जैसे आप बोलो कोई, तो जब कोई बोल रहे हो तो किसकी ध्वनि आ रही लास्ट में? जबकि आपने बोलना तो या है, आप बोले कोई, लेकिन ध्वनि किसकी तरह सुनाई दे रही है? या की जो ध्वनि है वो किसकी तरह सुनाई दे रही? और जब आप बोलते हैं कौवा, क्या बोलते हो? तब वा की जो ध्वनि है वो किसकी तरह सुनाई दे रही है? कौवा, ऊ की तरह सुनाई दे रही। किसकी तरह? कौवा, ऊ लग रहा होगा ना, कौवा, है ना। तो इसकी जो ध्वनि है वो किसकी तरह? ऊ की तरह। किसकी तरह? ये जो ध्वनि वा की ये लग रही होगी ऊ और ऊ की तरह, और ये जो ध्वनि या की ये लग रही होगी ई की तरह। इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो ध्वनि वो किसकी तरह है? स्वरों की भांति। भले तो व्यंजन है, लेकिन फिर भी उच्चारण किसकी तरह? तो दोनों की। तो है, कह रहे हो कुछ? ठीक। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि इनको स्वर और व्यंजनों की बीच की कड़ी माना जाता है। किसके बीच की कड़ी? स्वर और व्यंजन। ये आपके पास क्या ऊपर? अरे स्वर है, आ और ई क्या है? स्वर। ये दोनों क्या है? स्वर। और ये दोनों क्या है नीचे?
व्यंजन। क्लियर है चीजें, यानी स्वर का जो उच्चारण है व्यंजन की तरह और व्यंजन का उच्चारण, तो इसलिए इन्हें क्या माना जाता है, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे इसे, कोई दिक्कत हो गया, चलिए कीजिए इसे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।